नमस्कार विद्यार्थियों, आइए अब हम शुरू करते हैं बुद्धिलब्धि पार्ट 2। बुद्धिलब्धि पार्ट 1 में हमने 30 प्रश्नों का अध्ययन किया, उसके अब आगे हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 31। आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज़ गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से सीख रहे हैं। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे। बी, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। सी, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे। डी, तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के सिखाने के लिए लेंगे। प्रश्न 32। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर व गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है। ऑप्शन ए, टर्मन एवं ओडन द्वारा। बी, केरल एवं मल्टिस द्वारा। सी, FW टेलर द्वारा। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिभाशाली बालक जो उत्पादन की मात्रा तथा दर गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन टर्मन एवं ओडन द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 33। RB कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है। ऑप्शन ए, वंशानुगत कारकों के। बी, पर्यावरणीय कारकों के। सी, बौद्धिक कारकों के। डी, सामाजिक कारकों के। तो कैटल की जो तरल बुद्धि तुल्य है वह है वंशानुगत कारकों के। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 34। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, स्वयं की क्षमताओं तथा कमजोरियों की पहचान करना। बी, दूसरों को प्रेरित करने का कौशल। सी, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। डी, दूसरे के साथ बातचीत करने का कौशल। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य मतलब है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 35। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को कहा जाता है। ऑप्शन ए, भाषाई बुद्धि। बी, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। सी, स्थानिक बुद्धि। डी, वैयक्तिक बुद्धि। तो स्वयं की भावनाओं से संबंधित संवेगों को नियंत्रित करने की बुद्धि को जो कहा जाता है वह कहा जाता है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। ऑप्शन ए, दूसरे के मन की अंतर्मन की इच्छाओं एवं मनसा का पता लगाना। बी, दूसरे के मूड को भांपना। सी, मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। डी, दूसरे के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उससे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो प्रदर्शित करता है उसका संबंधित जो व्यवहार है वह दूसरों के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उससे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 37। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। बी, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। डी, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। सी, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। डी, यह स्थायी एवं परिवर्तनशील विशेषता है। तो यहाँ पर बुद्धि के बारे में जो सही नहीं है तो ऑप्शन डी, यह स्थायी एवं परिवर्तनशील विशेषता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि हर व्यक्ति में 3 प्रकार की बुद्धि आवश्यक रूप से पाई जाती है, उनमें से कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। प्रश्न 38। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। ऑप्शन ए, सामान्य बुद्धि का। बी, विशिष्ट बुद्धि का। सी, अभिवृद्धि का। डी, अभिक्षमता का। तो विनय साइमन द्वारा जो मापन किया जाता है वह सामान्य बुद्धि का किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 39। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम उपयोग किया। ऑप्शन ए, थार्नडाइक। बी, गिलफोर्ड। सी, स्पीयरमैन। डी, विनय साइमन। तो मानसिक आयु के प्रत्यय का जो सर्वप्रथम उपयोग किया गया है वह विनय साइमन द्वारा किया गया है, क्योंकि उन्होंने मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 40। 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन ए, मूढ़। बी, मंद बुद्धि। सी, सामान्य बुद्धि। डी, प्रतिभाशाली। तो जो 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बालक होते हैं वह प्रतिभाशाली होते हैं। इसी क्रम में एक बार हम आपको फिर बता देते हैं कैसे कैसे श्रेणी में कैसे बालक आते हैं। 140 से जो अधिक हैं वो प्रतिभाशाली हैं। 120 से 140 जो होते हैं उन्हें अतिश्रेष्ठ, वेरी सुपीरियर कहा जाता है। जो 1 से 10 से 120 होते हैं उन्हें सुपीरियर अर्थात श्रेष्ठ कहा जाता है। और उसके बाद जो 90 से 110 होते हैं उन्हें जनरल अर्थात सामान्य या एवरेज कहा जाता है। और 80 से 90 जो होते हैं उन्हें मंद बुद्धि कहा जाता है, डल। और 70 से जो 80 होते हैं वो क्षीण बुद्धि, फीबल माइंडेड।
और जो 50 से 70 होते हैं उन्हें मूढ़ कहा जाता है, और जो 25 से 50 होते हैं उन्हें हीन कहा जाता है, और इससे भी जो 0 से 25 होते हैं उन्हें जड़ कहा जाता है। तो इस प्रकार से बुद्धिलब्धि की श्रेणियाँ बांटी जाती हैं। प्रश्न 41, सृजनशील मौलिक परिणामों का व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो का, बी जेम्स ड्रेवर का, सी रास का, डी स्किनर का। तो सृजनशील मौलिक परिणामों का व्यक्त करने की क्रिया है, यह कथन दिया है क्रो एंड क्रो ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 42, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है डॉट 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 का कार्य इस जनजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ऑप्शन ए क्षेत्र, बी मौसम, सी वातावरण, डी जलवायु। तो मनुष्य की जो बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, आगे बढ़ती रहती है, तो इसका मतलब किसका कार्य है कि वो इसको आगे बढ़ाए? तो वातावरण का कार्य जनजातीय योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 43, पूरे आवृत्ति वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रामाणिक विचलन का मान, बी केंद्रीय प्रभाव का मान, सी सहसंबंधीय प्रतिनिधि का मान, डी समूह प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। तो यहाँ पर पूरे आवृत्ति वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है केंद्रीय प्रभाव का मान या केंद्रीय प्रवृत्ति का मान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जिसमें माध्य, मध्यिका, बहुलक ये सब आते हैं। प्रश्न 44, भाटिया की निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए आकृति चित्रण परीक्षण, बी चित्र रचना परीक्षण, सी अंक विस्तार परीक्षण, डी ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तो जो भाटिया के परीक्षण से संबंधित नहीं है वह है अंक विस्तार परीक्षण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हम और आपको बता देते हैं जो भाटिया के बुद्धि परीक्षण में है उसके परीक्षण माला में 5 परीक्षण सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें होता है ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, दूसरा होता है पास अलोंग टेस्ट, तीसरा होता है फिगर ड्राइंग टेस्ट, और चौथा होता है अंकों की तात्कालिक स्मृति परीक्षण, इसे इमीडिएट मेमोरी टेस्ट फॉर डिजिट्स ये कहा जाता है, और पांचवा होता है चित्र रचना परीक्षण, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। तो इस प्रकार से भाटिया की परीक्षण माला में ये 5 टेस्ट होते हैं। तो इसमें से क्या नहीं है इसमें, तो ये आपको बताना होता है। तो प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण मस्तिष्क को। बी बुद्धि विश्लेषणात्मक, श्रेणात्मक तथा व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। सी विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रम आत्मिक हैं। डी अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा हार्वर्ड के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का जो समर्थन करता है वह है ऑप्शन बी, बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए भावनाओं के प्रति जागरूकता, बी भावनाओं का प्रबंधन, सी भावनाओं की आलोचना, डी कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो ये कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी है जो भावनाओं की आलोचना, ये इससे संबंधित नहीं है। प्रश्न 47, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत का से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। बी इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। सी यह शोधधारा नहीं है। डी विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर बहुबुद्धि सिद्धांत से जो संबंधित नहीं है वह है विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों की विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, यह उसकी आलोचना नहीं करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 48, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि? ऑप्शन ए यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ भावात्मक अध्ययन पर आधारित है। बी यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि के अनुकूल सुसंगत नहीं है। सी विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में
भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। डी, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। तो इसको जो देखा जाए तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न जो कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, तो ऑप्शन सी, यह विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों के मापन का संभव नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 49, मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन ए टर्मन ने, बी बर्ट ने, सी विनय साइमन ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक आयु का प्रत्यय जो दिया वो दिया विनय साइमन ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 50, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? आप सब जानते होंगे, सरल प्रश्न है लेकिन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी थर्स्टन, डी गिलफोर्ड। तो इसके प्रतिपादक जो हैं बी स्पीयरमैन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 51, गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो गिलफोर्ड ने जो मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है वह 3 आधार पर किया है, प्रक्रिया, उत्पाद तथा संरचना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 52, कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की प्रथम मापनी में कितने वर्ष के बालकों का परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए 4 से 8 वर्ष, बी 8 से 13 वर्ष, सी 13 से 19 वर्ष, डी 19 से 35 वर्ष। इसमें क्या होता है कि कैटल ने संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की 3 मापनियां तैयार की हैं, तो उसकी प्रथम मापनी के बारे में पूछ रहा है। तो प्रथम मापनी में 4 से 8 वर्ष के बालकों का परीक्षण किया जाता है और तथा मंद बुद्धि लोगों का परीक्षण भी किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसके बाद जो दूसरी मापनी है उसमें से 8 से 13 वर्ष के बालकों का किया जाता है और तीसरी मापनी में 13 से आगे के वर्ष के बालकों का किया जाता है। इसमें कोई लिमिट आगे नहीं बताई गई है। तो प्रश्न 53, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है? ऑप्शन ए अल्फा परीक्षण, बी मानसिक योग्यता परीक्षण, सी भाटिया निष्पादन परीक्षण, डी आर्मी सामान्य परीक्षण। तो इसमें पूछ रहा है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण अर्थात व्यक्तिगत, जिसमें सामूहिक का कोई काम नहीं है। तो ऑप्शन सी भाटिया निष्पादन परीक्षण वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण माना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्फा परीक्षण जो है वह आर्मी से संबंधित है, आर्मी अल्फा परीक्षण है। और मानसिक योग्यता परीक्षण जो थर्स्टन ने दिया है जिसे समूह मानसिक योग्यता परीक्षण कहते हैं, और आर्मी सामान्य परीक्षण तो आपको पता ही है। प्रश्न 54, व्यक्तिगत निष्पादन बुद्धि परीक्षण नहीं है? ऑप्शन ए भूल भुलैया परीक्षण, बी चित्रपूर्ति परीक्षण, सी तात्कालिक स्मृति परीक्षण, डी अलेक्जेंडर का टेस्ट। तो इसमें पूछा गया है व्यक्तिगत निष्पादन बुद्धि परीक्षण नहीं है, अर्थात वह सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए भूल भुलैया परीक्षण जो है वह व्यक्तिगत निष्पादन बुद्धि परीक्षण नहीं है, निष्पादन बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत नहीं माना जाता। प्रश्न 55, कौन से बालकों को घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों को, बी पिछड़े बालकों को, सी मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को, डी समस्यात्मक बालकों को। तो घर के लिए विशेष कार्य जो दिया जाना चाहिए वह ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों को दिया जाना चाहिए, बाकी सबको सामान्य कार्य दिया जाना चाहिए। प्रश्न 56, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराध कहलाता है, किसने कहा है? ऑप्शन ए गिलिन ने, बी स्किनर ने, सी वुडवर्थ ने, डी हीली ने। तो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करने वाले अपराध की संज्ञा की बात की है ऑप्शन डी हीली ने। प्रश्न 57, अपराधी बालकों के उपचार की कौन सी विधि नहीं है? ऑप्शन ए पर्यावरणात्मक विधि, बी मनोवैज्ञानिक विधि, सी मनोविश्लेषणात्मक विधि, डी प्रश्नावली विधि। तो इसमें पूछ रहा है अपराधी बालकों के उपचार की विधि जो नहीं है वह कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन ए पर्यावरणात्मक विधि नहीं है, अर्थात उन्हें स्वतंत्र पर्यावरण में नहीं छोड़ा जा सकता, बाकी उन पर मनोविज्ञान, मनोविश्लेषणात्मक और प्रश्नावली विधियों का प्रयोग करके उनको डायग्नोसिस किया जा सकता है। प्रश्न 58, निम्न में से
बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर, सैंड थ्योरी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए एक तत्व सिद्धांत को, बी द्वितत्व सिद्धांत को, सी बहुतत्व सिद्धांत को, डी विविध शक्ति सिद्धांत को। तो जो बालू का ढेर कहा जाता है वह ऑप्शन सी बहुतत्व सिद्धांत को कहा जाता है। अर्थात कहा जाता है कि बहुतत्व एक साथ मिल गए और बालू का ढेर बन गए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 59, एक 10 वर्ष का बालक अपनी बुद्धि का प्रदर्शन 12 वर्ष के बालक के समान करता है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो यहाँ पर मानसिक आयु उसकी नहीं दी हुई है, तो मानसिक आयु पहले उसकी हम निकाल लेंगे, तब उसकी हम बुद्धि लब्धि बता सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जो माना जाता है कि 10 वर्ष का जो बालक है और वह 12 वर्ष के बालक की आयु का काम करता है, तो उसकी मानसिक बुद्धि भी 12 वर्ष मानी जाएगी। तो 12 वर्ष की उम्र के बालक के साथ जब काम कर रहा है तो उसके आधार पर हम यहाँ देखते हैं, तो IQ हम उसका निकाल लेते हैं। IQ मानक के अनुसार हमारा क्या है, उसकी बुद्धि क्या है, मानसिक आयु 12 वर्ष गुणे 100 बटे उसकी वास्तविक आयु क्या है, 10 वर्ष। तो क्या पूछा गया है, एक 10 वर्ष का बालक अपनी बुद्धि का प्रदर्शन 12 वर्ष के बालक के समान करता है। तो अब उसकी IQ निकालेंगे तो सीधे सीधे उसकी IQ आ जाएगी 12 × 120, 120। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 60, वह किसी शिक्षण शास्त्र का वह प्रकार जो किसी विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए विशेष लोगों को दी जाती है, बी विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, सी बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, डी स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह शिक्षण शास्त्र जो किसी प्रकार से जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है वह विशेष लोगों को दी जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और इसमें से कभी कभी यहाँ पर विशेष बालकों को दी जाती है भी लिख के आता है, और विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, वो अब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 61, प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन ए तीव्र और आसानी से सीखते हैं, बी जो सुनते या पढ़ते हैं उसे बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, सी वस्तु चिंतन करते हैं, डी कम समय में हर अप्रेरण का अनुसरण करते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक से संबंधित जो यहाँ पर कथन है, कम समय में हर अप्रेरण का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 62, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? ऑप्शन ए कार्यों को मूर्त रूप से समझना, बी विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, सी स्व अध्ययन के लिए अवसर प्रदान करना, डी सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की जो व्यूह रचना का कार्य करेगी वह है ऑप्शन बी विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। अर्थात बाहरी रूप से उनको लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया जाएगा तो अपने कार्य के लिए व्यूह रचना का निर्माण करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 63, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि बुद्धि की संरचना में मूल रूप से 2 कारक निहित होते हैं? ऑप्शन ए स्पीयरमैन, बी थर्स्टन, सी गार्डनर, डी गिलफोर्ड। तो इसमें से सीधे सीधे थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, तो ऑप्शन ए स्पीयरमैन ने यह कथन कहा है। बुद्धि संरचना के मूल रूप से 2 तत्व 2 कारक होते हैं। प्रश्न 64, 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जड़, बी अल्प, सी प्रतिभाशाली, डी अल्प बुद्धिमान। तो यहाँ पर 25 से कम बुद्धि वाला जो बालक होता है, जिसे हम 0 से 25 के अंतर्गत कैटेगरी में रखते हैं, वह है जड़। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 65, क्रिस्टलाइज बुद्धि की क्या विशेषता होती है? ऑप्शन ए पर्यावरण पर आश्रित, बी निरंतर विकसित होती है, सी संस्कृत तथा शिक्षा एवं अन्य कुशलताओं पर निर्भर होती है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्रिस्टलाइज बुद्धि जो है उसकी विशेषता होती है संस्कृति व शिक्षा तथा अन्य कुशलताओं पर निर्भर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 66, सीखने की योग्यता समस्या समाधान की योग्यता और समायोजन करने की योग्यता कहलाती है? ऑप्शन ए बुद्धि लब्धि, बी बुद्धि, सी सृजनात्मकता, डी अधिगम। तो सीखने की योग्यता तथा समस्या समाधान करने की योग्यता जो कहलाती है वह बुद्धि कहलाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 67,
नई स्थिति में सचेत सामंजस्य बुद्धि है। यह कथन है ऑप्शन ए रास का, बी वुडवर्थ का, सी स्टर्न का, डी बर्ट का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, स्टर्न का। प्रश्न 68, बुद्धि से संबंधित तत्व नहीं है। ऑप्शन ए ज्ञान, बी प्रतिभा, सी स्मृति, डी ये सभी। तो बुद्धि से संबंधित जो एलिमेंट्स कहे जाते हैं, तत्व कहे जाते हैं, वो नहीं हैं। तो ऑप्शन डी ये सभी जो हैं बुद्धि से संबंधित तत्व नहीं हैं, अर्थात ज्ञान प्रतिभा ये सब बुद्धि से संबंधित तत्व नहीं हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता ज्ञान उसमें भी पाया जाता है, और जो कम बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो भी प्रतिभाशाली होता है। तो बुद्धि से संबंधित जो तत्व नहीं है, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। स्मृति का बुद्धि से कोई लेना देना होता ही नहीं है। प्रश्न 69, प्रतीकों, शब्दों, अंकों, सूत्रों आदि में प्रस्तुत समस्याओं को सुलझाने की योग्यता शामिल है। ऑप्शन ए यांत्रिक बुद्धि में, बी सामाजिक बुद्धि में, सी अमूर्त बुद्धि में, डी इन सभी में। तो प्रतीकों, शब्दों, अंकों और सूत्रों आदि प्रस्तुत समस्याओं को सुलझाने की जो योग्यता शामिल है वह है ऑप्शन सी अमूर्त बुद्धि में। इसी से आपको बुद्धि के प्रकार भी पता चल जाएंगे कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। इसमें तीनों दिया हुआ है। एक ही प्रश्न के साथ यदि आप समझे तो बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। प्रश्न 70, एक व्यक्ति जो भौतिक विज्ञान में होशियार है वह विज्ञान की अन्य शाखाओं में भी होशियार हो सकता है। यह कथन किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए बहुकारक सिद्धांत, बी द्विकारक सिद्धांत, सी समूह कारक सिद्धांत, डी बहुभुज सिद्धांत। तो जो एक व्यक्ति एक विज्ञान की किसी एक शाखा में होशियार है तो विज्ञान की अन्य शाखाओं में भी वह होशियार हो सकता है। तो यह जो सिद्धांत प्रदर्शित करता है वह है ऑप्शन सी समूह कारक सिद्धांत, क्योंकि सभी विज्ञान की शाखाओं को एक समूह बना लिया जाएगा और उसमें वह उसको सीखने का प्रयास अच्छे से कर सकता है। प्रश्न 71, थर्स्टन के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता नहीं है। ऑप्शन ए स्थानन योग्यता, बी अंकन योग्यता, सी शाब्दिक प्रवाह, डी समझने की योग्यता। तो थर्स्टन के सिद्धांत के अनुसार पूछ रहा है जो बुद्धि की योग्यता नहीं है, तो ऑप्शन डी समझने की योग्यता इससे संबंधित नहीं है। प्रश्न 72, द्विकारक सिद्धांत तथा बहुकारक सिद्धांत का मध्यवर्ती मार्ग है। ऑप्शन ए समूह कारक सिद्धांत, बी बहुबुद्धि सिद्धांत, सी एक कारक सिद्धांत, डी ये सभी। तो द्विकारक तथा बहुकारक सिद्धांत का जो मध्यवर्ती मार्ग है वह है ऑप्शन सी एक कारक सिद्धांत। प्रश्न 73, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है, उसे अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, बी विशेष ध्यान देने के लिए समूह से अलग करना, सी गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, डी उनकी सृजनात्मकता समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। तो यहाँ पर जो है जो शिक्षिका को नहीं करना चाहिए अपनी उपलब्धि के लिए उद्देश्य प्राप्ति के लिए, तो ऑप्शन बी विशेष ध्यान देने के लिए समूह से अलग करना। विद्यार्थियों समूह से अलगाव कर दिया जाएगा तो इस स्थिति में विद्यार्थी में द्वेष उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 74, महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती हैं। यह कथन ऑप्शन ए सही हो सकता है, बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, सी सही है, डी बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। तो यहाँ पर बहुत लोग गलत लगा देते हैं, बहुत लोग लगाते हैं बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। ऑप्शन बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, यह बिल्कुल सही है। प्रश्न 75 एवं अंतिम प्रश्न, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का है। ऑप्शन ए शब्दों और विचारों को समझने में, बी सुसंगत वर्तनी में, सी पठन गति और प्रवाह में, डी वर्ड एवं शब्द पहचान में। इन सभी के बाद में के बाद कठिनाई आप समझ लीजिएगा अपने आप से। वर्ड शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, पठन गति एवं प्रवाह में कठिनाई, वर्ड शब्द एवं पहचान में कठिनाई। तो यहाँ पर छोटे विद्यार्थियों का पठन कठिनाई का लक्षण जो पूछा गया है तो वह है ऑप्शन सी पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। इसी के साथ धन्यवाद।